कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बना पॉश एक्ट 2013 ये एक बहुत ही अहम कानून है। आज हम इसी पर बात करेंगे जी। और हमारे पास जानकारी है सरिता पांडे की ऑडियो बुक श्रृंखला के तीसरे एपिसोड से। वो खुद भीम बिरसा इमेंस फाउंडेशन की संस्थापक है और झारखंड सरकार के पॉश कमेटी के सदस्य भी। हाँ, काफी विश्वसनीय स्रोत हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस कानून की बारीकियों को समझना, खासकर ये शिकायत प्रक्रिया कैसे काम करती है, अधिकार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि पॉश एक्ट सिर्फ कुछ नियम नहीं है। ये कोशिश है एक सुरक्षित, एक सम्मानजनक माहौल बनाने की। सही बात। जब सबको पता होगा तो अपनी भूमिका भी बेहतर समझ पाएंगे, चाहे कर्मचारी हों या मैनेजमेंट। हाँ, जानकारी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि भाई शिकायत कर कौन सकता है? क्या ये सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों के लिए ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडियो बुक में भी ये साफ बताया गया है कि इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें परमानेंट तो है ही, लेकिन अस्थायी, ट्रेनी, दिहाड़ी पर काम करने वाली, इंटर्न भी। हाँ, इंटर्न भी, घर से काम करने वाली महिलाएं या जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आई हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि दायरा इतना विस्तृत है। तो मतलब लगभग हर तरह की महिला कर्मचारी इसमें आ जाती हैं। जी बिल्कुल। और ये शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है? क्या सिर्फ अपने बॉस या साथ काम करने वालों के खिलाफ ही? ये भी एक अहम बात है। शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है जिसने कार्यस्थल के दायरे में, मतलब काम से जुड़ी जगह पर, यौन उत्पीड़न किया हो। किसी भी व्यक्ति मतलब आपके सहकर्मी, चाहे पुरुष हो या महिला, आपके सीनियर, जूनियर, कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई कस्टमर है या कोई बाहर का विजिटर भी। अच्छा। हाँ, अगर उत्पीड़न का ताल्लुक आपके काम या ताम की जगह से है तो शिकायत हो सकती है। ये जानना जरूरी था कि दायरा सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों तक ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं प्रक्रिया पर। शिकायत दर्ज करने के लिए टाइम कितना मिलता है? कई बार लोग, आप जानते, हिचकते हैं, सोचते देर हो गई। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। जानकारी के अनुसार सामान्य नियम ये है कि घटना होने के 3 महीने के अंदर शिकायत करनी होती है। 3 महीने? जी, इंटरनल कमेटी यानी आईसीसी के पास। लेकिन 3 महीने तो कई बार कम लग सकते हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में। क्या इसमें कोई छूट है, कोई रियायत? हाँ, कानून इस चीज को समझता है। ऑडियो बुक में भी जिक्र है कि अगर कोई वाजिब वजह है, मान लीजिए महिला बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी या कोई और ऐसी परिस्थिति थी कि वो टाइम पर नहीं कर पाई, तो इंटरनल कमेटी इस 3 महीने की समय सीमा को और 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कमेटी देखेगी कि कारण कितना वाजिब है, बताना पड़ेगा कि देर क्यों हुई। तो मतलब कुल 6 महीने तक का वक्त मिल सकता है अगर हालात वैसे हों। जी बिल्कुल, खास हालात में। और शिकायत करने का तरीका क्या है? क्या बस जाके बता देना काफी है जबानी तौर पर? नहीं, शिकायत लिखित में होनी जरूरी है। ओके, रिटन कंप्लेंट। हाँ, रिटन, हाथ से लिख के दे दें, टाइप करके दें या ईमेल से भेज दें, सब ठीक है। सबसे जरूरी यह है कि उसमें घटना का पूरा ब्यौरा हो, मतलब पूरी जानकारी, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन लोग शामिल थे, क्या क्या हुआ, और अगर कोई गवाह है तो उनका भी जिक्र जरूर करें। मतलब जितनी डिटेल हो उतना अच्छा। जी, जितनी स्पष्ट होगी जांच उतनी ही आसान और सही होगी। ठीक है। अब ये इंटरनल कमेटी या आईसीसी जिसका आपने जिक्र किया, ये है क्या? इसका रोल क्या है? आईसीसी यानी आंतरिक समिति, ये समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। अच्छा। जैसे ही उन्हें लिखित शिकायत मिलती है, उनका काम शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर जांच करते हैं। जांच में क्या क्या होता है? वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, मतलब शिकायत करने वाले को भी और जिस पर आरोप है उसे भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं। गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं, सबूत देख सकते हैं, और कानून कहता है कि उन्हें ये जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है। 90 दिन, ठीक है। और जांच पूरी होने के बाद? जांच पूरी होने के 10 दिनों के अंदर आईसीसी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट? हाँ, एक विस्तृत रिपोर्ट। उसमें जांच के नतीजे होते हैं और उनकी सिफारिशें भी होती हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये रिपोर्ट फिर नियोक्ता यानी मैनेजमेंट को दी जाती है ताकि वो एक्शन ले सकें। समझ गया। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। जो महिला शिकायत कर रही है, उसके अधिकार क्या हैं? क्या उसे कोई प्रोटेक्शन मिलती है इस दौरान? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और कानून इसका पूरा ध्यान रखता है। पहली बात तो ये कि नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि शिकायत करने के बाद उस महिला को काम की जगह पर किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए, कोई बदले की कार्रवाई ना हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ती है तो आईसीसी की सलाह पर महिला को कुछ अंतरिम राहत भी दी जा सकती है। अंतरिम राहत? जैसे कि
क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए हालात ऐसे हैं तो हम्म, उसका ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच या डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, या उससे कुछ दिनों की पेड लीव दे दी जाए, अच्छा। या फिर ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो उसके काम में दखल न दे पाए, उससे सीधे संपर्क न करे या उसकी रिपोर्टिंग ना ले। मतलब मकसद ये है कि वो बिना डरे सुरक्षित महसूस करते हुए अपना काम कर सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। अच्छा, एक चिंता जो कई बार लोग उठाते हैं वो है झूठी शिकायतों की। मतलब अगर कोई जानबूझकर गलत शिकायत कर दे तो क्या कानून इसके बारे में कुछ कहता है? हाँ, इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। ऑडियो बुक में भी ये बात है कि अगर जांच में ये साफ तौर पर साबित हो जाता है कि शिकायत जानबूझकर गलत नियत से किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी, तो वो दंडनीय है। मतलब शिकायत करने वाले के खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आईसीसी बहुत सावधानी से काम करती है। सिर्फ इसलिए कि कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, उसका मतलब ये नहीं निकाल लिया जाता कि शिकायत झूठी ही थी। हाँ, ये फर्क है। बिल्कुल। झूठी शिकायत का निष्कर्ष तभी निकाला जाता है जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि शिकायत सच में दुर्भावनापूर्ण थी, जानबूझकर गलत की गई थी। सबूतों की कमी होना एक अलग बात है। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो कुल मिलाकर इस ऑडियो बुक एपिसोड से जो बातें सामने आईं, उससे ये साफ है कि पॉश एक्ट सिर्फ शिकायतों को निपटाने का एक तरीका भर में ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक कोशिश है एक ऐसी वर्क कल्चर बनाने की जहां हर कोई, खासकर महिलाएं, सुरक्षित महसूस करें और इज्जत के साथ काम कर सके, डर खत्म हो और उन्हें सपोर्ट मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून और प्रक्रियाएं तो अपनी जगह हैं ही, वो जरूरी हैं। लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब हमारे काम करने की जगहों का, हमारे वर्क प्लेसेस का माहौल ही ऐसा बन जाए कि इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह ही ना हो। हाँ, और ये हम सब की जिम्मेदारी है, मिलकर। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यही है कि कानून तो बन गया, प्रक्रियाएं भी हैं, पर हम सब मिलकर इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इन वर्क प्लेसेस को वाकई में सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, इस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।